भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में हर मैच, हर सेशन कह सकते हैं मनोरंजन का भंडार रहा है, और आज चौथे टेस्ट का पहला दिन भी इससे कोई भी अलग नहीं था। और इसी मैच और इसी दिन की समीक्षा करने के लिए ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज VVS लक्ष्मण। लक्ष्मण, ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैच पॉइंट्स शुक्रिया। में जरूर आएंगे, एक काफी मनोरंजक दिन था, लेकिन सबसे पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि जब विराट कोहली ने टॉस में भारतीय टीम का ऐलान किया, तो क्या आपके नाम में जो VVS है वो वेरी वेरी सरप्राइज के लिए स्टैंड करता था? जी हाँ, थोड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रविचंद्रन अश्विन आज खेलने वाले हैं, क्योंकि ओवल का विकेट हमेशा जैसा मैच आगे बढ़ते जाता है तो स्पिनर्स के लिए जरूर मददगार बनता है। और भारतीय टीम अगर एक डिपार्टमेंट इस टेस्ट सीरीज में, इस श्रृंखला में अब तक जो अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेला नहीं है, वो बैटिंग डिपार्टमेंट। तो मुझे लगा कि अनुमा विहारी को अगर खिलाएंगे नंबर 6 पोजीशन में तो थोड़ा डेप्थ बढ़ जाएगा बल्लेबाजी में। लेकिन विराट कोहली वही टेम्पलेट के साथ आज भी और इस टेस्ट मैच में भी खेलने के लिए डिसाइड कर लिए थे, निर्णय ले लिए थे, क्योंकि 4 तेज गेंदबाज के साथ वो पूरे 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेला था। और जडेजा के ऊपर अभी भी जरूर उम्मीद है उनको बतौर बल्लेबाज, लेकिन इस कंडीशंस में मुझे लगता है कि एक अतिरिक्त बल्लेबाज अगर खेलता था तो बेहतर होता था। और रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उनके पास वो शैली है और वो कला भी है जहां पे विपक्षी बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाकर रख सकते हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं मैच पॉइंट्स की। 2 बदलाव हुए थे टीम में, और उसमें से एक बदलाव जो काफी रंग लाया वो थे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का पलटवार बहुत बहुत जरूरी था भारतीय टीम के लिए। कमेंट्री में कहा गया कि उनका एक निकनेम है बीफी, और मजे की बात यह है कि उन्होंने इयन बोथम का ही रिकॉर्ड तोड़ा है ओवल में फास्टेस्ट जो अर्धशतक टेस्ट मैच में वो बनाने का। और ये कोई कम प्रशंसनीय बात नहीं है, क्योंकि जिस क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की वो शायद बल्लेबाजों में आज खासकर दिखाई नहीं दी थी। जी हाँ, देखिए थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आप होते हैं तो थोड़ा फियर ऑफ फेलियर रहता है, या आउट आपका विकेट नहीं गंवाना चाहते आप। लेकिन जब नंबर 8 में आप बल्लेबाजी करते हैं और उसके बाद टेलेंडर जब बल्लेबाजी करते हैं तो निडर होकर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। और क्योंकि उनका जो पहला स्किल सेट है वो है गेंदबाजी। लेकिन देखिए तारीफ के योग्य है, क्योंकि जिस अंदाज के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, और ये महत्वपूर्ण अर्धशतक था सिर्फ शार्दुल ठाकुर के लिए नहीं लेकिन भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि अगर वो रन नहीं बनाते तो 150 के अंदर इनिंग्स समाप्त हो सकता था। तो मेरा मानना है कि एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इनिंग्स, जिस तरह उन्होंने ब्रिस्बेन में अर्धशतक बनाया था और जिस तरह वो साझेदारी वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो साझेदारी हुई थी, वो थोड़ा मोमेंटम भारत की तरफ लेकर आया था ब्रिस्बेन में। तो आज भी मुझे लगता है कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स, और ये इनका 4th या 5th टेस्ट मैच है, तो उसका मतलब है कि बल्ले के साथ भी योगदान दे सकते हैं। अभी यही उम्मीद करूंगा कि गेंद के साथ भी योगदान दे और विकेट चटकाए, क्योंकि भारतीय टीम यही चाहता है कि 200 250 के अंदर अगर इंग्लैंड को आउट कर सकता है तो वापस दूसरे इनिंग में आकर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा लक्ष्य दे सकते हैं इंग्लैंड को। जी हाँ, भारतीय गेंदबाजी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं। और खासकर एक जो हमें पहले सेशन में ही एक सरप्राइज देखने को मिला वो था रविंद्र जडेजा नंबर 5 पे आके खेलते हुए। तो इसके पीछे क्या सोच रह सकती है? देखिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, क्योंकि विकेट में काफी ज्यादा मदद मिल रहा था तेज गेंदबाजों को, और चारों तेज गेंदबाज, इंग्लैंड के चारों तेज गेंदबाज बड़ी अनुशासन के साथ और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, और बॉल हवा में भी स्विंग हो रहा था और ऑफ द विकेट भी सीम हो रहा था। तो उसका मतलब है कि एक राइट हैंड बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो रहा था। क्यों? तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जब होता है तो जो रिदम में थे गेंदबाज, वो रिदम को आप तोड़ सकते हैं। और यही मेरा मानना है कि रणनीति था और यही सोच था। इसी वजह से रविंद्र जडेजा को अजिंक्य रहाणे से आगे भेजा गया, क्योंकि रविंद्र जडेजा हाल ही में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। जरूर शतक उनके नाम पे है नहीं पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी नहीं है और ओवरसीज कंडीशंस में भी अभी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, रन बना सकते हैं। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो उनके 2 या 3 13 शतक भी है। तो मेरा मानना है कि इसी सोच के साथ रवि शास्त्री और विराट कोहली ने निर्णय लिया, और ये मेरा मानना है कि ऑन द स्पॉट थिंकिंग नहीं है, ये एक रणनीति। प्रॉब्ली आप जब मैच के पहले आप वो मीटिंग करते हैं और आप गेम प्लान बनाते हैं, उसमें ही ये सोच जरूर रखा गया होगा
कि अगर जल्दी विकेट गिर जाएगा तो हम रविंद्र जडेजा द लेफ्ट हैंडर को भेजेंगे। आपने इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात की और जरूर उस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके पेसर्स ने आज कमाल कर दिया, बहुत अनुशासित गेंदबाजी। क्रिस वोक्स हमेशा एक खतरा रहते हैं इंग्लिश कंडीशंस में। और एक मजेदार आंकड़ा ये था कि आज की गेंदबाजी में उन्होंने 72% गेंद या तो गुड लेंथ या फुलर लेंथ पे की। तो क्या यही था राज उनके सक्सेस का आज? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि विकेट में काफी ज्यादा मदद था तेज गेंदबाजों के लिए, तो आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। आप यही चाहते हैं कि सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर अगर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट के वजह से बैट्समैन मुश्किल का सामना करने वाले, लेकिन तारीफ के योग्य है, क्योंकि 1 साल के बाद उन्होंने टेस्ट मैच खेला और पहले ही इनिंग्स में जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की, जिस रिदम और ले नजर आया, तो मेरा मानना है कि जबरदस्त गेंदबाजी। और और मजबूत हो गया इंग्लैंड के बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिमी एंडरसन तो है ही सबसे बेस्ट बॉलर उसके साथ ओवरटर्न एंड देन इवन रॉबिन्सन जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो मेरा मानना है कि ये 4 फास्ट बॉलर्स ना कुछ लूज डिलीवरीज दिए ही नहीं बल्लेबाज को, क्योंकि अक्सर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक मौका मिले 4 मारने के लिए, लेकिन टी तक वो नजर बिल्कुल आया नहीं। जबरदस्त वापसी क्रिस वोक्स का। लेकिन भारत को जरूरत थी एक अच्छे शुरुआत की गेंद के साथ, और वो जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। बेहतरीन ओवर जिसने दोनों ओपनर्स को चलता किया, और काफी हद तक भारत के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद इस मैच में बनाई रखी उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बिलो पार बैटिंग परफॉर्मेंस जब आप करते हैं तो बहुत जरूरी बन जाता है कि हर एक बॉल, हर एक ओवर जब आप डालते हैं तो ज्यादा रन आप ना दे और विकेट चटकाए, और शुरुआत सही होनी चाहिए। और जसप्रीत बुमराह का शानदार वो ओवर था जहां पे पहले बर्न्स को आउट किया, उसके बाद अमित को आउट किया, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण विकेट वो था जो रूट का, और वो भी उमेश यादव, जो 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेला नहीं था, पहला टेस्ट मैच है, और जो रिदम में वो नजर आए और जिस तरह बॉल काटा बदला, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरकर बॉल जो है टॉप ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच में जाकर लगी, उसका मतलब है कि शानदार सीम पोजीशन था और सीम के ऊपर गेंद गिरी, और सबसे महत्वपूर्ण विकेट। और मेरा मानना है कि वो विकेट की वजह से भारत आज खुश रहेगा एंड ऑफ द डेज प्ले को लेके। जी हाँ, आपने बहुत खूबसूरती के साथ हमें लास्ट पॉइंट तक का भेज दिया। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सैयद साहब, वो कह रहे थे एडवांटेज इंडिया। मैंने कहा नहीं, कहते हैं कि मैच शायद बराबरी पर है, लेकिन हम वीवीएस लक्ष्मण से पूछते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो ओवल में खेल चुके हैं, वो काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो आप बताइए कि इस विकेट के साथ मैच लगभग किस पड़ाव पे है, और कल क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, इस जो रूट के विकेट की वजह से मैच बैलेंस में है। अगर जो रूट आउट नहीं होते तो डेफिनेटली इंग्लैंड का आज दिन होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो रूट का विकेट इंडिया को एक मौका दे रहा है वापस मैच में आने के लिए, और अगर 250 के अंदर आउट कर सकते हैं, और दूसरे इनिंग में मेरा मानना है कि और बेहतर बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा भारतीय बल्लेबाजों से, क्योंकि विकेट और बेहतर हो जाएगा बल्लेबाजी के लिए। और आखिरी दिन और या 4th इनिंग्स में अगर आप 200 250 का लक्ष्य देंगे तो हमेशा वो स्कोरबोर्ड प्रेशर रहेगा इंग्लैंड के ऊपर। तो मेरा मानना है कि कल का फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के दिन का जब एंड ऑफ द डे प्ले अगर आप पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है, तो मैं बोलूंगा कि मैच बैलेंस है, इवन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीवीएस लक्ष्मण, और मनोरंजन चलता रहेगा इसी टेस्ट मैच में, और साथ ही चलता रहेगा ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।